Hello students, good evening to all. Myself Rahul Srivastava, your science educator. So today we will discuss about the 7th class science chapter, the forest, our lifeline. Students, here you can see the LiceMeet application which you can download from the Play Store, or you may watch the videos on YouTube also. So, आज का जो क्लास है हमारा वो 7th क्लास के साइंस का चैप्टर है जो है हमारा फॉरेस्ट आवर लाइफ लाइन। स्टूडेंट्स, जो हमारा फॉरेस्ट है इसे हम लाइफ लाइन क्यों कहते हैं हम ये समझेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आवर चैप्टर इज फॉरेस्ट our lifeline. Why we call the forest as our lifeline? हम फॉरेस्ट को अपना लाइफलाइन क्यों कहते हैं? फॉरेस्ट क्या है? फॉरेस्ट में किस तरह की वस्तुएं, किस तरह की जानवर, किस तरह की पेड़ पौधे होती हैं, हम इसके बारे में डिटेल में इस क्लास में पढ़ेंगे, समझेंगे। हम जंगल को अपना लाइफलाइन क्यों कहते हैं हम इस चैप्टर में ये भी देखेंगे। सो स्टूडेंट्स, फॉरेस्ट कहने का क्या मतलब है? फॉरेस्ट से आप सब समझते हैं कि फॉरेस्ट को हम हिंदी में जंगल बोलते हैं। जंगल, फॉरेस्ट जो है एक ऐसा अनकल्टिवेटेड लैंड है जिसमें वैरायटी ऑफ ट्रीज, वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वैरायटी ऑफ सर्ब्स, हर्ब्स, जड़ी बूटियां, तरह तरह के पेड़ पौधे एग्जिस्ट होते हैं और ये हमारा लाइफ लाइन है क्योंकि ये बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का हैबिटेशन है, हैबिटेट है। बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स इस जंगल में जीवन यापन करते हैं, ये उनका घर है। द फॉरेस्ट इज द हैबिटेट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स, ट्रीज, सर्ब्स, हर्ब्स। सो जो फॉरेस्ट है ये हमारे लिए लाइफ लाइन है, एनिमल्स के लिए लाइफ लाइन है। तो आइए इस चैप्टर में हम फॉरेस्ट के बारे में डिटेल में समझें और ये हमारे लिए लाइफ लाइन क्यों है हम इसे भी जानेंगे। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी व्हाट इज अ फॉरेस्ट। एक जंगल एक्चुअली क्या है? जंगल जो है एक ऐसा लैंड है, अ पार्ट ऑफ लैंड जिसको आपने और हमने सींचा नहीं है, हमने उसमें कल्टीवेशन नहीं किया है, हमने उसमें प्लांटेशन नहीं किया है। ये जो जंगल है ये नेचुरली डेवलप होता है। इट इज अ अनकल्टिवेटेड लैंड, a large uncultivated land area densely covered with various types of trees। जो जंगल है ये एक बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ अनकल्टिवेटेड लैंड है जिसकी कल्टीवेशन हमने और आपने नहीं की है, ये नेचुरली कल्टीवेटेड है। इसके अंदर जो प्लांट्स हैं, जो सर्ब्स, झाड़ियां हैं, जो हर्ब्स, जड़ी बूटियां हैं, दे हैव डेवलप्ड बाय देयर ओन। इन्होंने अपने आप को खुद डेवलप किया है। इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट, द प्रेजेंस ऑफ द सोइल, द प्रेजेंस ऑफ द वाटर। वी हैव नॉट गिवन द वाटर to these plants to grow। हम लोगों ने
वहां पे वाटरिंग नहीं किया है। सो जो फॉरेस्ट है ये नेचुरली कल्टीवेटेड लैंड है जिसमें तरह तरह के पेड़ पौधे, वनस्पतियां और तरह तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स लीव करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। इट इंक्लूड्स वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रीज, जिसमें तरह तरह के पेड़ पौधे आप देखते हैं। अगर आप किसी जंगल को विजिट करेंगे तो आप वहां देखेंगे कि उस जंगल में तरह तरह के पेड़ पौधे हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज विल बी देयर। इट इंक्लूड्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्ब्स। सर्ब्स कहने का मतलब है जो झाड़ी वाले पौधे होते हैं उन्हें हम सर्ब्स कहते हैं। The plants, the type of the herbs, that means कि वैसे पौधे जो झाड़ीदार हैं उन्हें हम herbs कहते हैं। तो जंगल में एक ही तरह के पेड़ पौधे नहीं होते हैं। It include the different types of plants and animals. So students, let's look how much type of plants are existing in a forest. एक जंगल में किस किस तरह के प्लांट होते हैं, कैसे कैसे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, उन सब के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। सो इट इंक्लूड द हर्ब्स ऑल्सो। हर्ब्स को आप जड़ी बूटी कह सकते हैं। जड़ी बूटी वाले जो पौधे होते हैं उन्हें हम हर्ब्स कहते हैं। दे आर कॉल्ड द हर्ब्स। A forest include the herbs, the shrubs and the trees and various other living organisms. It has also many types of tall grasses. जंगल में tall grasses भी होती हैं। It contains the canes. Canes को आप हिंदी में बेंत बोलते हैं। बेंत टाइप ऑफ प्लांट। बेंत एक तरह का प्लांट है जिसको हम फर्नीचर्स बनाने में यूज करते हैं। वी यूज केन्स टू यूज चेयर्स। वी केन्स यूज्ड आर टू मेक दी चेयर्स, टेबल्स, अदर फर्नीचर्स। सो बेंत का यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ फर्नीचर्स बनाने में भी किया जाता है। क्रीपर्स, it includes the creepers. Creepers are the plants which take support of the land to grow. Creepers वैसे पौधे होते हैं जो लैंड के सपोर्ट में डेवलप होते हैं। The climbers, climbers are the plants that take help of the other plant to grow. Climbers ऐसे प्लांट हैं जो दूसरे पौधों को हेल्प लेके डेवलप होते हैं और इनकी स्टेम्स काफी सॉफ्ट होती है। सो स्टूडेंट्स, द फॉरेस्ट इंक्लूड द वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रीज एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सो वी विल सी वन बाय वन अबाउट दिस ऑल टाइप्स। हियर यू मे सी अ फिगर ऑफ फॉरेस्ट। इस फिगर में आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े से ट्रीज हैं, उनके आसपास छोटे बड़े पौधे हैं। It includes the herbs also, इसमें जड़ी बूटियां भी हैं। It includes the shrubs, इसमें कहीं कहीं झाड़ियां भी आपको दिख रही हैं। It includes the tall trees, इसमें बड़े बड़े से पेड़ आपको दिख रहे हैं। So this forest include various types of trees, shrubs, herbs, creepers and climbers. These are the types of trees. Students, forests are an important renewable natural resource. जो जंगल है वो हमारा रिन्यूएबल रिसोर्स है। सबसे पहले हम जानेंगे कि रिसोर्स क्या होता है। रिसोर्स को हम संसाधन कहते हैं। संसाधन क्या है? We have many natural resources. हमारे पास बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो संसाधन है वो हमारे पास है एयर, हवा।
जो हम सांस लेने और सांस छोड़ने में यूज करते हैं। सेकेंड रिसोर्स वी हैव द वाटर, पानी, जिसे हम पीने में यूज करते हैं। थर्ड रिसोर्स वी हैव द सोइल, मिट्टी, जिस पे हम रहते हैं और जिसको कल्टीवेट करके हम क्रॉप्स प्रोड्यूस करते हैं। इसी प्रकार बहुत सारे रिसोर्सेस हैं हमारे पास जो हमें नेचुरली मिली हुई है, एंड दैट्स व्हाई वी कॉल देम नेचुरल रिसोर्सेस। द रिवर्स, द माउंटेन्स, the forest that we are studying here, that is also a natural resource which is renewable. Renewable मतलब ऐसा रिसोर्स जिसको हम यूज करके फिर से ग्रो कर सकते हैं, उसकी प्रीवियस स्टेट में उसको फिर से हम गेन कर सकते हैं। रिसोर्सेस भी हमारी दो तरह की होती है। पहली रिसोर्स होती है हमारी रिन्यूएबल और दूसरी होती है नॉन रिन्यूएबल, जिसे हम फिर से दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते। अगर हमने उसे यूज कर लिया तो हम उसको फिर उसके प्रीवियस स्टेट में नहीं ला सकते। सो स्टूडेंट्स, द फॉरेस्ट इज रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेस। ये एक ऐसी प्राकृतिक संसाधन है जो रिन्यूएबल है, इसको आप फिर से इसके प्रीवियस कंडीशन में ला सकते हैं। फॉरेस्ट इकोसिस्टम इज डोमिनेटेड बाय ट्रीज, और ये जो इसका इकोसिस्टम है इसमें ट्रीज की बहुत बड़ी भूमिका है। द स्पीसीज कंटेंट वेरिंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, और इनकी स्पीसीज जो है, जो ट्रीज की स्पीसीज है वो वर्ल्ड में अलग अलग है। इट इज ऑफ डिफरेंट टाइप्स। स्टूडेंट्स, फॉरेस्ट कंट्रीब्यूट सस्टेनली टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री एंड दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन enhancing the quality of environments by influencing the life support system. हमारी जो फॉरेस्ट है ये हमारे कंट्री को इकोनॉमिकली भी हेल्प करती है। जो भी हमारे फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उन्हें हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करके इकोनॉमिकली वेल्थ होते हैं, हमारी कंट्री के पास वेल्थ आती है और ये हमें इन्वायरमेंटली भी सपोर्ट करती है। स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो, वी यूज ऑक्सीजन टू ब्रीथ इन। हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, और ये ऑक्सीजन की जो लेवल है हमारे इन्वायरमेंट में, इट इज मेंटेन्ड बाय द ट्रीज ओनली। ये केवल पेड़ पौधे के कारण ही मेंटेन हो पाती है जो हमारी फॉरेस्ट में अवेलेबल है। ऐसे हम कह सकते हैं कि हमारा जो फॉरेस्ट है वो हमारे इन्वायरमेंट में गैसेस को मेंटेन करने में एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। और स्टूडेंट्स, फॉरेस्ट कवर 31% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया। दैट मीन्स जो फॉरेस्ट हैं वो 31% ऑफ पार्ट में फैली हुई है। दैट इज व्हाट यू कैन सी हियर, द फॉरेस्ट्स कवर at least 31% part of the world. That means 1/4 part of this earth is land, and we know 3/4 is the water. Out of this 3/4, 1/4 is the land, and out of this 1/4, 31% of this land is the forest. 31% जो पार्ट है हमारे पृथ्वी का वो हमारा फॉरेस्ट है। So students, that's why it is possible to maintain
the ratio of oxygen and carbon dioxide. स्टूडेंट्स, आप सोचिए कि अगर पेड़ पौधे पृथ्वी पे ना हो तो क्या होगा। अगर पेड़ पौधे पृथ्वी पे ना हो तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा काफ़ी बढ़ जाएगी और हमारी पृथ्वी जो है वो ग्रीन हाउस गैस के इफेक्ट में आ जाएगी और काफ़ी गर्म हो जाएगी, विच कॉजेज द ग्लोबल वार्मिंग, जिससे ग्लोबल वार्मिंग की टेंडेंसी आ जाएगी और सारे ग्लेशियर्स क्या होंगे, मेल्ट हो जाएंगे और हमारी पृथ्वी फ्लडेड हो जाएगी, बाढ़ से भर जाएगी। So that's why there is more importance of the forest to maintain the ecosystem, to maintain the environment gases ratio. Environment के gases का जो ratio है वो हमारी forest maintain करने में बहुत ही important role play करती है। So here we will read about description of a forest. एक फॉरेस्ट के डिस्क्रिप्शन में हम पढ़ेंगे कि एक प्लांट के कौन कौन से मेन पार्ट होते हैं। कोई भी अगर एक ट्री है तो उसमें कौन कौन से मेन पार्ट्स अवेलेबल है। फर्स्ट पार्ट इज द क्राउन। किसी भी पेड़ का जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है, स्टूडेंट्स यू मे सी इन दैट फिगर, दिस पार्ट इंक्लूडिंग द लीव्स, ट्विग एंड ब्रांचेस, शाखाएं, पत्तियां और जो टहनियां होती हैं, इन सब से मिला हुआ जो पार्ट होता है उसे हम क्राउन कहते हैं, विच इज कॉल्ड क्राउन। क्राउन के नीचे जब आप आएंगे जो मोटी सी स्टीम होती है, दिस इज कॉल्ड द ट्रंक, उसे हम ट्रंक कहते हैं। और ट्रंक के नीचे जो अंडरग्राउंड पार्ट होता है इनसाइड द सॉइल, उसे हम कहते हैं रूट्स। वो प्लांट का रूट्स होता है। सो मेनली इट हैज थ्री पार्ट्स, द क्राउन, द ट्रंक एंड द रूट्स। अ ट्री हैज मेनली थ्री पार्ट्स, its crown, its trunk and its roots. So here you may see branchy part of a tree above the stem is known as crown. तो branchy part है पेड़ का ऊपर वाला, उसे हम crown कहते हैं। And these crowns are of different types. ये जो crown है ये different trees में different shapes के होते हैं, इनका टाइप अलग अलग होता है, इनकी साइज भी अलग अलग होती है। एंड क्रिएट सेवरल हॉरिजॉन्टल लेयर्स इन द फॉरेस्ट। और ये क्या करते हैं, जो पेड़ के क्राउन्स होते हैं ये फॉरेस्ट में एक हॉरिजॉन्टल लेयर बनाते हैं। दैट मीन्स कि अगर आप फॉरेस्ट के अंदर जाएंगे तो क्राउन से ढका हुआ महसूस करेंगे। इट मेक्स अ लेयर, हॉरिजॉन्टल लेयर, और आपको फॉरेस्ट काफी डेंस दिखेगा, काफी घना दिखेगा। एंड दिस फॉरेस्ट इज कॉल्ड डेंस फॉरेस्ट, घना जंगल। स्टूडेंट्स, व्हेन यू विल सी द अमेज़न फॉरेस्ट, इट इज वेरी डेंस, ये काफी घना है और इस जंगल में डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीसीज पाई जाती हैं पेड़ की, और इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स भी हैं जिनका हैबिटेशन अलग अलग है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हैं जो डिकम्पोज करने का काम करते हैं, उन्हें हम डिकम्पोजर्स भी कहते हैं। सो इट इंक्लूड्स अ वास्ट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एज अ प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स। हियर द सेकेंड टाइप ऑफ द पार्ट ऑफ ट्री इज द कैनोपी। Canopy is a part, it is the important topmost layer of the crown of leaves and branches of very tall trees. ये जो क्राउन होती है कैनोपी, क्राउन से बनी हुई एक ऐसी एरिया जो टोटली कवर्ड होती है। जो बड़े बड़े पेड़ों के क्राउन्स हैं वो जब बेंड होके आपस में मिल जाते हैं तो एक अम्ब्रेला शेप फॉर्म करते हैं।
और ये अम्ब्रेला शेप जो फॉर्म होता है, अगर आप जंगल के ऊपर से देखेंगे तो सारी क्राउन्स आपस में मिली हुई दिखेगी और ये ऊपर से एक अम्ब्रेला शेप जैसा दिखेगा जिसे हम कैनोपी कहते हैं, which is called the canopy. When viewed from above, the canopy appears as a green cover forming a roof. एक रूफ फॉर्म करता है, एक छत बनाता है of umbrella over the forest and land, जो एक अम्ब्रेला शेप का दिखता है. So this you can see this figure, this all crowns joins together to make a canopy. सारे क्राउन्स मिलके एक कैनोपी बनाया है जो एक अम्ब्रेला शेप का होगा. अगर आप फॉरेस्ट के ऊपर से देखते हो तो ये आपको अम्ब्रेला शेप का दिखेगा. एंड दिस अम्ब्रेला शेप इज कॉल्ड द कैनोपी. आफ्टर दिस, अंडर स्टोरीज, a term is here, under stories, area of forest which grows in shade of canopy. जंगल का ऐसा एरिया जो कैनोपी के शेड में होता है उसे हम अंडर स्टोरी कहते हैं. इज नॉन एज द अंडर स्टोरी. इट इंक्लूड शॉप्स. और इसमें क्या क्या होती हैं, इनमें कैसे पौधे होते हैं, तो इनमें सॉप्स होती हैं, झाड़ीदार पौधे होते हैं, इनमें हर्ब्स होती हैं, इनमें जड़ी बूटियां होती हैं, एंड टॉल ग्रासेस, और बड़े बड़े घास होते हैं. ये जो पार्ट है जंगल का, ये हमारा कैनोपी के नीचे का पार्ट है और जिसे हम अंडर स्टोरीज कहते हैं. और इसमें सॉप्स होती है, हर्ब्स होती है, टॉल ग्रासेस होती है. और जो सबसे नीचे का लेयर होता है, द लोएस्ट लेयर इज फॉर्म्ड बाय हर्ब्स. और इसका जो सबसे नीचे का लेयर होता है वो जड़ी बूटियों से भरा होता है. इट इज मेनली फिल्ड विद दी हर्ब्स, जो जड़ी बूटियों से भरा होता है. यू मे सी ऑल्सो द फॉरेस्ट फ्लोर. फॉरेस्ट फ्लोर इज द last floor of the forest. It includes all the herbs and shrubs. You may see here also, it is the ground surface of the forest. It is formed of soil and remains covered with dead and decaying leaves. Students, जो हमारे जंगल का सबसे फॉरेस्ट फ्लोर, सबसे नीचे का जो फ्लोर होता है, ये मेनली जो डेड और डिकेइंग लीव्स पौधे से नीचे गिरती है वो इसी पे स्टोर होती है, यहीं पे स्टोर होती है और यहाँ पे वो डिकम्पोज होती है. अभी मैंने आपको बताया था कि जो डिकम्पोजर्स हैं, द बैक्टीरियाज, द फंगी, द इंसेक्ट्स, वो क्या करती हैं, डेड और डिकेइंग पार्ट जो होती है प्लांट्स की, उसको डिकम्पोज करके सोयल में मिक्स करके सोयल को फर्टाइल बनाते हैं. सोयल में फास्फोरस की मात्रा और नाइट्रोजन की मात्रा इन्हेंस्ड होती है और वो सोयल जो है वो कंपोस्ट में कन्वर्ट हो जाता है. हम उसे मैन्योर के रूप में यूज करते हैं. इट इंक्लूड्स फ्रूट्स, सीड्स, ट्विंक्स, स्मॉल herbs, fungi, etc. Therefore, the forest floor appears dark and rich in nutrients. जिसके कारण जो इसकी मिट्टी होती है वो डार्क कलर्ड हो जाती है और उसमें काफ़ी न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि जो भी डिकम्पोजर्स उस सॉइल में अवेलेबल होते हैं वो इन्हीं डेड और डिकेइंग मैटर्स को डिकम्पोज करके सॉइल में एग्जिस्ट हो जाते हैं, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है. माइक्रोऑर्गेनिजम्स obtain their food from the dead and decaying matter and convert into a dark colored humus. It's very important. Dark colored humus.
और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उन डेड और डिकेइंग मैटर्स को डिकम्पोज करते हैं वो उसको मिट्टी में मिलाते हैं और मिट्टी जो होती है वो डार्क कलर्ड हो जाती है और उसमें ह्यूमस की मात्रा काफ़ी अधिक हो जाती है और वो मिट्टी फर्टाइल हो जाती है एंड विच विल बी एबल टू ग्रो मोर ट्रीज, और जो क्या करती है बहुत ही ईजिली सीड्स को जर्मिनेट कर पाती है और पेड़ जो होते हैं वो ईजिली ग्रो कर जाते हैं। The microorganisms which convert the dead plants and animals to humus are called decomposers, और उन माइक्रोस्कोप्स को जो डिकम्पोज करते हैं डेड और डिकेइंग मटेरियल्स को उन्हें हम डिकम्पोजर्स कहते हैं। दे आर कॉल्ड decomposers. The microorganisms which decompose the dead and decaying matters are called decomposers. Microorganisms help in cycling of nutrients and their return to the soil, और ये न्यूट्रिशन का साइक्लिंग करने में बहुत हेल्पफुल होता है और जो न्यूट्रिशन पेड़ पौधों ने एनिमल्स ने सॉइल से लिया था उसे ये माइक्रोऑर्गेनिजम्स रिटर्न टू सॉइल कर देते हैं जिससे मिट्टी की उर्वरता फर्टिलिटी बनी रहती है। सो स्टूडेंट्स, यू मे सी हियर ऑल द डेड एंड डिकेइंग पार्ट्स ऑफ द ट्री, इट इंक्लूड द लीव्स, इसमें पत्तियां आप देख सकते हैं, इसमें कुछ फ्रूट्स भी आप देख सकते हैं जो पेड़ से गिर के सीधे ज़मीन तक आती है और यहाँ पे ये डिकम्पोज होती है। डिकम्पोज किसके द्वारा होती है? तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू होती है। हमारी ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आप देख सकते हैं, वर्म है, आपने केंचुआ देखा होगा जिसे हम वर्म्स कहते हैं, मशरूम्स भी आपने देखा होगा। अगर कोई चीज़ डिकम्पोज हो रही है, कोई मैटर अगर डिकम्पोज होता है, सड़ता है या गलता है, तो वहाँ पे आपने मशरूम को उगते हुए देखा होगा। इंसेक्ट्स ऑल्सो, दीज आर ऑल्सो दी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड डिकम्पोजर्स and they eat the dead and decaying matters and decompose them. Insects भी क्या करते हैं? जो dead और decaying matters होते हैं plants के, animals के, उनको consume करते हैं और उन्हें naturally finish करते हैं। हमारे जो बैक्टीरियाज हैं ये भी हमारे क्या हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो डिकम्पोजिशन में काफ़ी हेल्प करते हैं। So they all microorganisms help to decompose. किन चीज़ों को डिकम्पोज करते हैं? वैसे डेड और डिकेइंग मैटर्स जो हमारे फॉरेस्ट में सॉइल के कांटेक्ट में रहते हैं, उन्हें ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज करके सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। So टाइप्स ऑफ प्लांट्स इन द फॉरेस्ट, जंगल में तरह तरह के पौधे होते हैं, तो हम एक एक करके उन सब के बारे में पढ़ेंगे। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लांट्स इन द फॉरेस्ट। जंगल में 3 तरह के पौधे होते हैं। स्टूडेंट्स, हम इन पौधों को इनके लाइफ स्पैन के अकॉर्डिंग कंपेयर करते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो बहुत साल तक जीवित रहते हैं, कुछ पौधे हैं जो लिमिट टाइम के लिए होते हैं और कुछ पौधे हैं जिनका लाइफ स्पैन 1 ईयर का ही होता है। अकॉर्डिंग टू द लाइफ स्पैन हमने पौधों को 3 कैटेगरीज में बांटा है। द फर्स्ट इज एनुअल्स। स्टूडेंट्स, एनुअल से आप समझ सकते हैं दैट इज the life span of 1 year, that is called annual, वार्षिक, annual examination, annual day celebration, annual day prize distribution, that is what, जो 1 साल तक का समय होता है उसे हम annuals कहते हैं। Those plants which have 1 year life span, जिनका लाइफ स्पैन
1 ईयर का होता है उन्हें हम एनुअल्स प्लांट्स कहते हैं। देयर स्टीम इज सॉफ्ट, इनकी स्टीम क्या होती है, काफ़ी सॉफ्ट होती है। और ऐसे पौधे जिनकी लाइफ स्पैन 1 ईयर की होती है, ये हर्ब्स की कैटेगरीज में और श्रब्स की कैटेगरीज में आते हैं। जो पौधे जड़ी बूटियां बनाने में यूजफुल होते हैं, वैसे पौधे जिनकी जड़ी बूटी बनाई जाती है, द मेडिसिनल प्लांट्स, यू कैन से द मेडिसिनल प्लांट्स, जिनकी लाइफ स्पैन 1 ईयर की होती है, उन्हें हम एनुअल्स कहते हैं। सेकेंड कैटेगरी इज ऑफ बाइनियल्स। स्टूडेंट्स, बाइनियल्स कहने का मतलब है वैसे पौधे, वैसे पेड़ जिनका लाइफ स्पैन 2 ईयर्स का होता है। वैसे पौधे जिनका जीवन काल, दैट मीन्स 2 ईयर्स तक वो सरवाइव करते हैं, उनके बाद वो डेथ हो जाते हैं, वो डिके हो जाते हैं। उनकी लाइफ स्पैन 2 ईयर्स तक की होती है। ऐसे प्लांट्स को हम बाइनियल्स प्लांट्स कहते हैं। एग्जाम्पल इज द व्हीट, जो गेहूं का प्लांट है वो आपका बाइनियल का एक एग्जाम्पल है। थर्ड कैटेगरी इज ऑफ पेरेनियल्स, और ये जो टाइप है ये मेनली हमारे फॉरेस्ट्स में होता है, और जितनी भी ट्रीज हैं वो सब पेरेनियल्स की कैटेगरी में आती हैं, जिनका लाइफ स्पैन सेवरल ईयर्स का होता है। ये बहुत सालों तक जीवित रहती हैं। जैसे आपने अपने आसपास पीपल ट्री देखा होगा, आपने बनियान ट्री भी देखा होगा, बरगद का पेड़, पीपल का पेड़, बड़े बड़े से पेड़ होते हैं जो बहुत समय तक चलते हैं, बहुत समय तक जीवित रहते हैं। इस प्रकार के पौधों को हम पेरेनियल्स ट्रीज कहते हैं। दोज प्लांट्स विच हैव सेवरल ईयर्स ऑफ लाइफ स्पैन, एग्जाम्पल सॉप्स, इसमें सॉप्स भी आती हैं, कुछ ट्रीज भी आती हैं। सॉप्स ऐसी झाड़ियाँ जिन्हें हम डेकोरेशन के लिए यूज़ करते हैं, उनका भी लाइफ स्पैन काफ़ी सालों तक का होता है, इसलिए उस तरह के प्लांट्स को हम पेरेनियल्स में रखते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं विच आर ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज। सबसे पहला आप देख सकते हैं जो आपके हॉब्स हैं, जड़ी बूटी वाले पौधे, इनका लाइफ स्पैन 1 ईयर का होता है, एनुअल्स। इसके बाद आप देख सकते हैं द फिगर ऑफ व्हीट, गेहूं के पौधे का पिक्चर है जिसका लाइफ स्पैन 2 ईयर्स तक का होता है। उसके बाद आप कुछ सॉप्स और कुछ ट्रीज देख सकते हैं, इनका लाइफ स्पैन सेवरल ईयर्स का होता है। सो स्टूडेंट्स, there are 3 categories of trees and plants present in the forest. The first is annuals, जिनका लाइफ स्पैन 1 साल का है, biennials, जिनका लाइफ स्पैन 2 ईयर्स का है, और perennials, जिनका लाइफ स्पैन several ईयर्स का है। It must be clear. Importance of forest. Students, why the forest is important? फॉरेस्ट का होना इम्पॉर्टेंट क्यों है? फॉरेस्ट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है? और हम फॉरेस्ट को लाइफ लाइन क्यों कहते हैं? Why we call the forest our lifeline? Our chapter is the forest our lifeline. जैसा मैंने आपको बताया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका जो हैबिटेट है, दे आर लिविंग एंड ड्वेलिंग प्लेसेस, रहने का और खाने का जो जगह है उनका, जो स्थान है उनका, उसे ही हम हैबिटेट कहते हैं। और ये जो हैबिटेट है ये फॉरेस्ट है उन सभी जानवरों के लिए जो इस जंगल में रहते हैं और उनका भोजन अवेलेबल होता है। द फॉरेस्ट इज
द लिविंग एंड ड्वेलिंग प्लेस ऑफ मैनी एनिमल्स। और इसलिए हम फॉरेस्ट को लाइफ लाइन कहते हैं। आप इस फिगर में देख सकते हैं, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीसीज। इसमें बहुत सारे क्रिएचर्स दिए हुए हैं। यहाँ पे आप देखिए डियर का फिगर है, यहाँ भी एक डियर का बच्चा है, यहाँ पे आप देखिए पिग है, यहाँ पे उल्फ है। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स। यहाँ पे आप स्लॉथ देख सकते हैं, स्लॉथ जो आपका स्लोएस्ट एनिमल है। स्लॉथ इज द स्लोएस्ट एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। जो स्लॉथ है वो संसार का सबसे स्लोएस्ट एनिमल है। तो जंगल में वैरायटी ऑफ स्पीसीज रहती है और ये उनका घर है। दिस इज द हैबिटेट फॉर ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स एंड देयरफॉर वी कॉल द फॉरेस्ट आवर लाइफ लाइन। लाइफ लाइन मीन्स इट इन्फ्लुएंस आवर लाइफ। ये हमारा जीवन प्रभावित करता है। by the presence of oxygen, by the presence of maintaining the ratio of the gases in our atmosphere. It gives us many products to use. It gives us many products to eat. So that's why we say forest our lifeline. Students, the forests provides us with a large number of products और ये हमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करता है। दे ऑल्सो प्योरीफाई एयर एंड वाटर क्वालिटी एंड मेंटेन सॉइल मॉइस्चर। फॉरेस्ट जो है वो मिट्टी की नमी को बनाए रखता है बाय एब्जॉर्बिंग द वाटर। वाटर को एब्जॉर्ब करके जो पेड़ पौधे की रूट्स होती हैं वो वाटर को होल्ड किए रहती है, जिससे मिट्टी क्या होती है, नमी रहती है, उसमें मॉइस्चर बना रहता है। एंड क्लाइमेट, इट इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट ऑल्सो। जंगल के कारण हमारी जलवायु भी प्रभावित होती है। स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा जहाँ ज़्यादा जंगल होता है वहाँ हमेशा बारिश होती रहती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो प्लांट्स के लीव्स होती हैं ये हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर रिलीज करती हैं और हवाएं ठंडी हो जाती हैं और वो क्लाउड्स का फॉर्मेशन करती हैं, और जहाँ क्लाउड फॉर्म होता है वहाँ पे प्रेसिपिटेशन के रूप में ड्रॉपलेट्स गिरती हैं जिसे हम रेनिंग कहते हैं। सो दे आर कॉल्ड लाइफ लाइन, जिसके कारण हम फॉरेस्ट को अपना लाइफ लाइन कहते हैं। We will see here what type of products we take from the forest. हम देखेंगे कि हम तरह तरह के प्रोडक्ट्स जो जंगल से लेते हैं उनका एक लिस्ट यहाँ पे दिया हुआ है। So listen and see. The various things which are obtained from the forests are called forest produces. उन सभी चीज़ों को जो हम फॉरेस्ट से लेते हैं फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स कहते हैं हम उन्हें। और ये कौन कौन से हैं? फॉरेस्ट गिव्स अस अ लार्ज नंबर ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट्स, और ये हमें बहुत यूजफुल प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती है। आइए देखते हैं वो कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो हम एक जंगल से प्राप्त करते हैं और उसे अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट्स विच वी गेट फ्रॉम द फॉरेस्ट आर वुड। पहला प्रोडक्ट है हमारा वुड, जो कि बहुत ही कॉमन प्रोडक्ट है एंड दैट वी यूज इन आवर हाउसेस टू मेक द फर्नीचर्स। आप जिस चेयर पे बैठते हो, आप जिस डाइनिंग टेबल पे खाना खाते हो, आप जिस ड्रेसिंग टेबल पे अपने फेस को देखते हो, आप जिस बेड पे सोते हो, दिस ऑल आर मेड अप ऑफ द वुड। ये सभी फर्नीचर्स लकड़ी की बनी हुई है। And from where we get these woods? These all woods are getting from the forest. ये सभी लकड़ियाँ जो हैं ये हम कहीं ना कहीं जंगल से ही एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं। इनका सोर्स जो है वो फॉरेस्ट ही है। तो हम कह सकते हैं कि फॉरेस्ट से हमें वुड मिलती है। हनी, हनी जो है जिसे आप
शहद कहते हैं। हनी बी के द्वारा कलेक्ट किया हुआ जो नेक्टर होता है वो कहीं ना कहीं फॉरेस्ट्स में बड़े बड़े हाइट पे पेड़ों पे लगा रहता है, जिसे हम क्या करते हैं, काट के अपने घर तक लाते हैं। एंड वी यूज हनी टू ईट। gum we use to paste the things. We use the Fevicol, we use the Fevikwik, we use the Fevicol, Fevigum. These all Fevigums are produced through the plants that is taken from the forest. Sealing wax. Students, जब भी कोई एग्जामिनेशंस होती है और क्वेश्चन पेपर्स को सिक्योर करना होता है, आंसर्स को सिक्योर करना होता है, तब हम सीलिंग वैक्स का यूज करते हैं। उस सीलिंग वैक्स का यूज करके हम उस पर सील्ड करते हैं ताकि उसमें कोई छेड़खानी ना हो सके और उसका मिसयूज ना किया जाए। सो सीलिंग वैक्स इज ऑल्सो obtained from the plants. Catechu. Catechu is a material that is used in, that is called पान। पान में आप कत्था का यूज करते हैं, तो कत्था को आप कैटेचू बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में हम उसे कत्था कहते हैं। जब भी पान बनता है तो उसमें कत्था का एक लेयर लगाया जाता है और कत्था लगा के उस पान को यूज करते हैं। So this catechu is also a product of the plant that we get from the forest. Fruits, very common thing. Students, we all eat fruits. हम सभी फल खाते हैं और ये अधिक मात्रा में जो फल एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होती है, इसे कहीं ना कहीं हम जंगल से कल्टीवेट करते हैं और इसका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किया जाता है, जो मार्केट्स में इजीली अवेलेबल होती है और हमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। सो वी ईट द फ्रूट्स दैट इज ऑल्सो टेकन फ्रॉम द फॉरेस्ट्स। ऑयल्स, आपने ऑयल यूज किया होगा। द मैनी ऑयल्स वी यूज टू पुट इन आवर हेयर्स। आप बॉडी में लगाने के लिए ऑयल यूज करते हैं, आप अपने बाल में लगाने के लिए ऑयल यूज करते हैं। दिस ऑयल प्रोडक्ट्स आर टेकन फ्रॉम द फॉरेस्ट। स्पाइसेस, मसाले जो हैं, जो किचन्स में यूज होते हैं, दे आर ऑल्सो टेकन फ्रॉम द प्लांट्स। बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी, बहुत सारे ऐसे स्पाइसेस हैं जो प्लांट के पार्ट्स हैं, जिसे हम डायरेक्टली प्लांट से एक्सट्रैक्ट करते हैं एंड वी यूज इट टू ईट। उसे हम खाने में यूज करते हैं, विच इज ऑल्सो टेकन फ्रॉम द फॉरेस्ट। नेचुरल रबर। नेचुरल रबर जो है वो पेड़ों की छाल छिलके उसमें से जो रिसाव होती है लिक्विड, उसको स्टोर करते हैं और उससे नेचुरली रबर बनाते हैं, जिसे हम रबर प्लांट से एक्सट्रैक्ट करते हैं। कॉर्क, कॉर्क का जो स्पॉन्जी पार्ट होता है वो भी कहीं ना कहीं पेड़ से ही लिया जाता है। डाइज, आप जो डाइज यूज करते हो कलर करने के लिए, बालों को कलर करने के लिए, वो भी पेड़ के ही पाउडर्स बनाए जाते हैं। मेडिसिनल प्लांट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फॉरेस्ट गिव अस मेडिसिनल प्लांट्स। जंगल से हमें बहुत तरह की औषधीय पौधे मिलते हैं जिनका यूज हम आयुर्वेद में करते हैं टू मेक द मेडिसिन्स। दवाई बनाने के यूज में हम उनका उपयोग करते हैं। एंड फॉडर फॉर कैटल्स, और लास्टली हम अपने मवेशियों को खिलाने के लिए फॉडर, चारे की जो व्यवस्था होती है, जो घास पात होती है, उसे भी हम कहीं ना कहीं जंगल से ही लेते हैं। So students, here are many products that we are taking from the forest. यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो हम फॉरेस्ट से लेते हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट मटेरियल जो हम फॉरेस्ट से लेते हैं वो हमारा है
वुड, जिसे हम मेनली फॉरेस्ट से लेते हैं और अपने लाइफ में यूज करते हैं। Perhaps the most important product obtained from forest is the wood, लकड़ी, which is obtained by cutting down the forest trees, जो पेड़ों को काट के हमारे घरों तक आती है। The wood obtained from forest is used for a large number of purposes in our day-to-day life, और लकड़ी का हमारे जीवन में बहुत यूज है। हम इसे ईंधन के रूप में भी यूज करते हैं। We use the wood as a fuel, हम इसे फर्नीचर में यूज करते हैं। The many uses are there. So the wood is a thing that we use mostly from the forest. जंगल से हम लकड़ी का यूज सबसे ज्यादा करते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ इमेजेस दी हुई हैं जिनका यूज हम फॉरेस्ट से करते हैं, जो हमने अभी अभी पढ़ा है। सो आप इमेजेस देख के ये समझ सकते हैं कि वे कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें हम जंगल से यूज़ करते हैं। हमने सबसे पहले लकड़ी के बारे में देखा कि मेनली हम वुड्स का यूज़ करते हैं। उसके बाद हमने हनी के बारे में देखा कि हनी को भी हम जंगल से निकालते हैं। आपने फेविगम के बारे में सुना, जो फेविगम है वो भी पेड़ के तनों को काट के उसको उसकी पिल्स हटा के उससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। आपने सीलिंग वैक्स देखा, जिसे हम सील करने में यूज़ करते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपने हर्ब्स देखा, जिसे हम मेडिसिनल प्लांट्स में यूज़ करते हैं। फ्रूट्स आपने देखा, द फ्रूट्स दैट वी टेक फ्रॉम द फॉरेस्ट, द ऑयल दैट वी यूज फ्रॉम द फॉरेस्ट, स्पाइसेस, बहुत सारे मसाले हैं जो हम जंगल से यूज़ करते हैं। ये आपका नेचुरल रबर है, देखिए इसका एक्सट्रैक्शन कैसे होता है। ये पेड़ की जो तने हैं इनको छील के इसकी जो रिसाव होती है वो नेचुरल रबर के रूप में स्टोर की जाती है। बहुत सारे हमारे हर्बिनल प्लांट्स हैं जिसे हम मेडिसिन्स में यूज़ करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स ऑफ द गम्स आर देयर। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपके टर्मेरिक प्लांट्स हैं, मिंट का पौधा है, तुलसी का पौधा है, जिसे हम मेडिसिन्स में यूज़ करते हैं मेनली। और बहुत सारे प्लांट्स, ग्रासेस हैं जिन्हें हम कैटल्स को खिलाने के लिए यूज़ करते हैं। दीज आर द प्लांट्स, ग्रासेस दैट वी यूज टू फॉर द कैटल, जो हम मवेशियों को खिलाने में यूज़ करते हैं। Students, forests maintain balance between oxygen and carbon dioxide. जो जंगल है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के मात्रा को मेंटेन करके रखता है। जैसा मैंने आपको बताया कि हम लोग जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं। वी यूज़ ऑक्सीजन O2 टू ब्रेथ इन, हम O2 का यूज़ करते हैं सांस लेने के लिए, और हम CO2 रिलीज करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर CO2 की मात्रा हमारे एटमॉस्फेयर में ज़्यादा हो जाएगी तो ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा बढ़ जाएगी, जिससे हमारी पृथ्वी ग्लोबल वार्मिंग की शिकार हो जाएगी। तो गैसेस को मेंटेन करने के लिए हमारी फॉरेस्ट्स का बहुत ही बड़ा रोल है, और ये हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर के लेवल को मेंटेन करके गैसेस के जो प्रेजेंस है उसके रेशियो को मेंटेन कर पाती है। दैट मीन्स जिस अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट होती है उसी अमाउंट में कहीं ना कहीं हमारा जो फॉरेस्ट है वो O2 को भी लिबरेट करता है, ताकि हम दोनों में जो ब्रेथ इन और ब्रेथ आउट का जो सिस्टम है उसमें एक संतुलन बना रहे। जिस मात्रा में CO2 रिलीज हो रही है उसी मात्रा में ऑक्सीजन भी रिलीज होके उसको न्यूट्रलाइज करती है और हमारे इन्वायरमेंट में ग्लोबल वार्मिंग के खतरे को रोकती है।
तो ये हमारे फॉरेस्ट का एक बहुत ही बड़ा रोल है, जिसके कारण हम पेड़ पौधों को ग्रीन लंग्स भी कहते हैं। That is why forests are called green lungs. Students, so when the plants gives us oxygen, we are able to breathe in. और जब हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं तब वो पेड़ पौधे के थ्रू एब्जॉर्ब किया जाता है, और पेड़ पौधे के इसी मेंटेनेंस के कारण हम उन्हें ग्रीन लंग्स कहते हैं। इफ अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज इन द एटमॉस्फेयर, अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ जाए, इट वुड रिजल्ट इन इंक्रीज इन अर्थ्स टेम्परेचर, हमारा पृथ्वी की टेम्परेचर क्या होगी, बढ़ जाएगी, और हमारा पृथ्वी ग्लोबल वार्मिंग का शिकार हो जाएगा। प्लांट्स इन द फॉरेस्ट इनटेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। स्टूडेंट्स, आपने फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा होगा, आप इस रिएक्शन को ध्यान से देखिएगा। CO2 प्लस H2O C6 H12 O6 plus O2. This is the reaction by which plants make their food. But in this reaction, the presence of sunlight and chlorophyll is very, very important. Sunlight and chlorophyll is very, very important. When plants use carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll, they release glucose. They release glucose, and this glucose is obtained as an energy, and they liberate the O2, oxygen. This is ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है जिसे हम सांस लेने में यूज करते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये प्लांट्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है हमारे लाइफ के लिए, जिसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, विच इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, जिसे हम प्रकाश संश्लेषण, इस फोटोसिंथेसिस को हिंदी में प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, जो सनलाइट के प्रेजेंस में पॉसिबल है और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में पॉसिबल है। Hence, they help to maintain right amount of carbon dioxide in the atmosphere, जिसके कारण हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा मेंटेन रहती है। इस फिगर में आप देख सकते हैं, in the presence of sunlight and chlorophyll, the green part of the green pigment of the leaves, they produce the oxygen by the process of photosynthesis. फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से पौधे रिएक्शन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ग्लूकोज रिलीज होती है और ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं, जिसे हम ब्रीथ इन करने में यूज करते हैं, और जिसके कारण हम प्लांट्स को, फॉरेस्ट्स को ग्रीन लंग्स भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, नाउ वी विल सी हाउ फॉरेस्ट मेंटेन वाटर साइकिल। जो फॉरेस्ट्स हैं वो वाटर साइकिल को कैसे मेंटेन करके रखता है। हमारे जो जंगल हैं वो जल चक्र को कैसे मेंटेन करते हैं, हाउ दे मेंटेन दी वाटर साइकिल। स्टूडेंट्स, जो पेड़ पौधे होती हैं उनकी जड़ें पानी को एब्जॉर्ब करती हैं फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, और जो हमारा ग्राउंड वाटर होता है वो पौधों के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और जंगल में जब ज़्यादा पेड़ पौधे होते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब किया जाता है, और उस पानी को पौधे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से, ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस से
वाटर वेपर में कन्वर्ट कर देते हैं और ये वाटर वेपर फॉरेस्ट के आसपास की जो एयर्स होती है उसको कूल कर देती है, ठंडा कर देती है और ठंडा होने के बाद क्लाउड का फॉर्मेशन होता है। आप देख सकते हैं द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड, और इस क्लाउड से जब रेनिंग होती है तो फिर से वो सारी वाटर बॉडीज पानी से भर जाती है। नदियाँ, तालाब, झरने, झील, समुद्र, ये सब फिर से मेंटेन हो जाता है और वाटर का अवेलेबिलिटी एग्जिस्ट करता है। तो वाटर जिस फॉर्म में इवोपरेट हुई थी उसी फॉर्म में फिर आ जाती है। तो जो हमारा फॉरेस्ट है ये हमारे वाटर साइकिल को मेंटेन करने में एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। सो वी विल सी हियर आल्सो द फॉरेस्ट ट्रीज सक वाटर फ्रॉम द सॉइल थ्रू देयर रूट्स। जो जड़ें होती हैं पौधों की वाटर को सोख लेती हैं एंड रिलीज वाटर वेपर इनटू द एयर थ्रू ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू पेड़ों की जो पत्तियां होती हैं वो वाटर वेपर रिलीज करती हैं एंड दिस वाटर वेपर हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स, जिससे क्लाउड्स बनते हैं एंड ब्रिंग रेन ऑन द अर्थ, और धरती पे बारिश होती है। thus इस प्रकार फॉरेस्ट ब्रिंग सफिशिएंट रेनफॉल ऑन द अर्थ। इस प्रकार जो जंगल है उससे उचित मात्रा में पृथ्वी पे बारिश हो पाती है एंड इनफैक्ट अबाउट हाफ the rain which falls in forest area comes from the transpiration of forest. जंगलों में जो बारिश होती है उसका 50% पार्ट ट्रांसपिरेशंस के कारण होता है। एंड यू मे थिंक, आप सोच सकते हैं कि बारिश कराने में हमारे पेड़ पौधों का कितना बड़ा योगदान है, हमारे फॉरेस्ट का कितना बड़ा योगदान है। In this way, forests help in maintaining a perfect water cycle, जिसके कारण हमारे पृथ्वी की जो वाटर साइकिल है, जो जल चक्र है, वो मेंटेन हो पाती है। The nature and meet out fresh water requirements, और हमें फ्रेश वाटर मिल पाता है। हम फ्रेश वाटर कहाँ से लेते हैं? We take the fresh water from the ground water. We use hand pumps. We use motors to take water from the ground level. और वही बारिश का पानी जो मिट्टी के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया गया है वही तो ग्राउंड वाटर है, और उसी ग्राउंड वाटर को हम हैंड पंप से, मोटर से नीचे से ऊपर लाते हैं और उसे हम पीने में यूज करते हैं, जिसे हम फ्रेश वाटर भी कहते हैं, फ्रेश वाटर। सो स्टूडेंट्स, इस प्रकार जो बारिश होती है, आप यहाँ पे रेनिंग देख सकते हैं कैसे बारिश हो रही है, और ये बारिश जो है ये हमारे फॉरेस्ट के थ्रू कराई जाती है। इसमें हमारे फॉरेस्ट का बहुत ही बड़ा योगदान है। स्टूडेंट्स, फॉरेस्ट प्रिवेंट ऑकरेंस ऑफ फ्लड। फॉरेस्ट प्रिवेंट ऑकरेंस ऑफ फ्लड। फ्लड मीन्स आप सबको पता है, फ्लड को हम हिंदी में बाढ़ कहते हैं। जो बाढ़ का कारण है वो फॉरेस्ट्स जो होती हैं उनका उस पर प्रभाव होता है। हाउ दी फॉरेस्ट्स इन्फ्लुएंस द फ्लड, ये बाढ़ को कैसे प्रभावित करता है। सो लेट्स लुक। द फॉरेस्ट एक्ट्स एज अ नेचुरल एब्जॉर्बर ऑफ रेन वाटर एंड अलाउज टू इट स्लिप। जो फॉरेस्ट है हमारा वो प्राकृतिक ऑब्जर्वर है, दैट मीन्स वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, एब्जॉर्प्शन, उसको सोख लेता है, और सोख के क्या करता है, इट हेल्प्स टू मेंटेन द वाटर टेबल थ्रू आउट द ईयर, और वाटर टेबल को मेंटेन करता है। वाटर टेबल मीन्स द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इन अंडरग्राउंड, मिट्टी के अंदर जो पानी की उपस्थिति है उसे हम वाटर टेबल कहते हैं। फॉरेस्ट नॉट ओनली हेल्प
in controlling floods, but also help to maintain the flow of water in the stream so that we can get a steady supply of water. और इनकी जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी को पकड़े होती हैं और पानी के फ्लो को स्टॉप करके रखती हैं, जिनका हम फर्दर यूज कर पाते हैं. ऑन द अदर हैंड, if trees are not present, rain hits the ground directly and may flood the area around it. अगर पेड़ पौधे ना हो तो क्या होगा? पेड़ पौधे नहीं होंगे तो मिट्टी की पकड़ नहीं होगी. जिस मिट्टी में आपने पेड़ लगाया है वो एक्चुअली करता क्या है? मिट्टी को होल्ड करके रखता है, उसको पकड़ के रखता है. जो पेड़ों की जड़ें होती हैं वो मिट्टी को पकड़ के रखती हैं, उसमें मजबूती लाती हैं ताकि वो पानी के बहाव में बह नहीं सके, और जिसके कारण फ्लड होने के बाद भी मिट्टी कटती नहीं है. लेकिन अगर प्लांटेशन नहीं है तो फ्लड क्या कर सकती है? मिट्टी को काट के अपने साथ बहा ले जा सकती है. लेकिन अगर आपने बड़े बड़े ट्रीज लगाए हैं मिट्टी के ऊपर तो उनकी जड़ें जो होती हैं वो मिट्टी को पकड़ के रखती है और फ्लड आने के बाद वो मिट्टी फ्लो नहीं होता. ओके. हेवी रेन में ऑल्सो डैमेज द सोइल. ज़्यादा बारिश होने से भी मिट्टी क्या होती है? डैमेज हो जाती है. रूट्स ऑफ ट्रीज नॉर्मली बाइंड्स द सॉइल टुगेदर. जैसा मैंने अभी बताया, जो जड़ें होती हैं पौधे की वो मिट्टी को बांध के रखती हैं. बाइंड मीन्स बांध के रखना. अंडरस्टूड? बट इन देयर एब्सेंस द सॉइल इज वेस्ट अवे और इरोडेड. लेकिन जब पेड़ पौधे नहीं होती हैं तो वो मिट्टी इरोड हो जाती है, बह जाती है. द डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स ग्रो टुगेदर इन द फॉरेस्ट मेकिंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ लेयर्स एंड हैबिटेट ऑफ विल्ड एनिमल्स. तरह तरह के पेड़ पौधे जंगल में ग्रो करते हैं और उन पेड़ पौधों के अंदर डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज का हैबिटेट अवेलेबल होता है. इन द एब्सेंस ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज द सोइल विल नॉट होल्ड वाटर विच विल कॉज फ्लड एंड इरोशन. इन द एब्सेंस ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज, जब प्लांट्स और ट्रीज नहीं होंगी तो मिट्टी का पकड़ नहीं होगा और वो मिट्टी बाढ़ के साथ बह जाएगी और मिट्टी का कटाव बंद नहीं होगा. So that is very very important role of the trees that holds the soil and don't let them erode it. उन्हें बहने नहीं देती है. Students, very important. Now, forest provide habitat for wildlife. जो forest है वो वाइल्ड लाइफ के लिए हैबिटेट प्रोवाइड करती है. जैसा मैंने आपको बताया, द हैबिटेट इज द लिविंग एंड ड्वेलिंग प्लेसेस ऑफ एनिमल्स. जानवरों के रहने और खाने का जो जगह होता है उसे हम हैबिटेट कहते हैं. यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट हाउसेज आप देख रहे हो. पेड़ के अंदर घर बना हुआ है, ये मिट्टी के अंदर घर बना हुआ है, मिट्टी के अंदर एक घर बना है. तो जंगल जो है वो बहुत सारे स्पीसीज का घर है. यहाँ पे आप देख सकते हैं चिड़िया का घोंसला है. इन सभी स्पीसीज का जो हैबिटेट है वो फॉरेस्ट है. स्टूडेंट्स, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन प्रेजेंट इन द फॉरेस्ट प्रोवाइड्स फूड एंड शेल्टर टू एनिमल्स. और ये जंगल डिफरेंट स्पीसीज को फूड प्रोवाइड करता है और शेल्टर, उनका आश्रय प्रदान करता है. एंड दैट्स व्हाई द बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स व्हिच लिव्स इन द फॉरेस्ट एंड दिस मेक्स अ फूड चेन. जिसके कारण क्या बनती है? एक फूड चेन बनती है और एनिमल्स का हैबिटेट भी फॉर्म होता है. सो हियर वी विल डिस्कस अबाउट द फूड चेन. Food chain in a forest. You may see the figure. Very nice figure is here. The rabbit is eating the grass. This wolf is eating that rabbit, and that tiger is eating that wolf.
दे आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। इस फिगर में आप देख सकते हैं जो रैबिट है वो घास खा रहा है, जो उल्फ है वो रैबिट को खाएगा। इसकी एनर्जी, इस घास की एनर्जी इस रैबिट में जा रही है, इस रैबिट की एनर्जी इस उल्फ में जा रही है, और इस उल्फ की एनर्जी इस टाइगर में जा रही है। स्टूडेंट्स, दिस इज द फूड चेन, इसे आप आहार श्रृंखला कहते हैं। दैट इज द रूल ऑफ द फॉरेस्ट, ये जंगल का नियम है। दैट इज द फूड चेन। एक जानवर दूसरे पे डिपेंड है और दूसरा तीसरे पे डिपेंड है, एंड दैट्स व्हाई वी कॉल द फॉरेस्ट लाइफलाइन, and that is what the life exists here in that. This is called the food chain. This is the food chain. This is the food chain. That means this animal is dependent on the grass for survival, and this wolf is dependent on that rabbit, and this lion is dependent on that wolf. They are related to each other. So, food chain can be defined as a sequence of living organisms in which the organisms feed on another. ये एक दूसरे पे निर्भर हैं for the feeding, अपने भोजन के लिए. So here a very good chart given. जो एनर्जी सोर्स है वो प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर्स, प्राइमरी से सेकेंडरी कंज्यूमर्स, और इसे tertiary consumers. That is, it is dependent on each other. All animals are dependent on each other. That means ये ऐसा चेन है, ऐसा फूड चेन है जो साइकिल की तरह काम करता है. There is a cycle, फूड चेन, एक साइक्लिक ऑर्डर है. आप देख रहे हैं इस फिगर में, ये जो लायन है ये उल्फ को खाता है, ये उल्फ जो है वो रैबिट को खाता है, और ये रैबिट जो है वो प्लांट को खाता है. सो दीज आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, विच इज कॉल्ड द फूड चेन. स्टूडेंट्स, अ टाइपिकल चेन इन ग्रासलैंड इज, ग्रासलैंड आप देखिए, जो ग्रासलैंड है, जो घास के मैदान हैं, वहाँ पे हैबिटेशन कैसे होता है, वहाँ पे फीडिंग कैसे होती है. ये जो आप डियर देख रहे हो, डियर, ये किस पे डिपेंड है, ये ग्रास पे डिपेंड है, और इस डियर को खाने वाला इसके पीछे लगा हुआ है, द लायन. लायन ईट्स द डियर एंड डियर ईट्स द ग्रास. दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ ग्रासलैंड. जो ग्रास लैंड होती है फॉरेस्ट में, उसमें जो घास खाने वाले एनिमल्स होते हैं वो घास खाने के लिए बड़े बड़े से ग्रास लैंड में आते हैं, और उनका शिकार करने के लिए जो वाइल्ड एनिमल्स हैं वो उनके पीछे पड़े रहते हैं. शेर, द लायन, द टाइगर, द चीता, दे आर द वाइल्ड एनिमल्स विच ईट्स द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, जो दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं. अ टाइपिकल फूड चेन इन अ पॉन्ड, पॉन्ड की फूड चेन के बारे में बात करेंगे. जो एल्गी है, जो टाइप ऑफ ट्री, वो स्मॉल फिशेस खाती हैं, स्मॉल फिशेस खाती हैं, और स्मॉल फिशेस को बड़ी मछलियाँ खा जाती हैं, लार्ज फिशेस. तो ये जो चेन है ये वाटर चेन, दैट इज कॉल्ड टाइपिकल फूड चेन इन अ पॉन्ड. पानी के अंदर जो फूड चेन है वो ऐसा है. एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स दूसरे पे डिपेंड है. सो दैट इज अ फूड चेन ऑफ ग्रासलैंड एंड द पॉन्ड. हियर फ्लो ऑफ एनर्जी इन अ फूड चेन, हमारी जो एनर्जी है वो फूड चेन में कैसे फ्लो करती है. Students, very important topic to concern.
द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। जो हमारा अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है वो सन है फॉर एवरीथिंग ऑन द प्लैनेट। हमारे पृथ्वी का एकमात्र सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो हमारा सन है। Green plants or producers are able to harness the energy of the sun to make food। और जो ग्रीन प्लांट्स होती हैं, जो पेड़ पौधे होती हैं, उनका जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का, वो सन के प्रेजेंस में करती हैं और एनर्जी स्टोर करती हैं। उस एनर्जी को इन अ फूड चेन, एनर्जी फ्रॉम प्लांट्स दैट इज प्रोड्यूसर्स इज पास्ड ऑन फ्रॉम वन ऑर्गेनिजम्स टू अनदर। और जो पेड़ पौधे उस एनर्जी को गेन किए हुए हैं, उनको जो एनिमल्स खाता है एज अ फूड, वो एनर्जी उसमें ट्रांसफर हो जाती है। सो एनर्जी इज ट्रांसफर्ड बाय द प्लांट्स एंड दे आर द प्रोड्यूसर्स। फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स द एनर्जी गोज टू द प्राइमरी कंज्यूमर्स, herbivores। Herbivores are the animals that eat only plants। Herbivores are the animals, they eat only plants। Herbivores ऐसे animals हैं जो केवल plants खाते हैं। And is then passed to the secondary consumers, the carnivores। Carnivores are the animals, they eat only flesh of other animals। They eat the flesh of the other animals are called carnivores। मांसाहारी जानवर, और herbivores को हम शाकाहारी जानवर कहते हैं। So thus producers are always at the beginning of the food chain। इसलिए जो producers हैं, जो हमारे पेड़ पौधे हैं, ये फूड चेन में हमेशा आगे रहते हैं। And the energy from the sun is stored by the plants। इसकी जो एनर्जी है, एनर्जी ऑफ sunlight is stored by the plants। जो सन की एनर्जी होती है, ये प्लांट्स अपने में स्टोर कर लेते हैं, और इस एनर्जी को जो प्लांट्स ने स्टोर किया है, वो हार्बीवोर्स, जो शाकाहारी जानवर हैं, वो अपने में यूज कर लेते हैं, और जो मांसाहारी जानवर हैं, ये इनको खा के इस एनर्जी को अपने में ट्रांसफर कर लेते हैं। इस तरह से जो सूर्य की एनर्जी है वो प्लांट्स में, हार्बीवोर्स में और कार्निवोर्स में ट्रांसफर होती रहती है। एंड दिस इज द फ्लो ऑफ एनर्जी इन अ फूड चेन, जिससे फूड चेन के थ्रू एनर्जी हमेशा ट्रांसफर होती रहती है। स्टूडेंट्स, by harboring greater variety of plants, the forest provide great opportunities of food and habitat of the herbivores। Large number of herbivores means increased availability of food for a variety of carnivores, and the wide variety of animals help the forest to regenerate and grow। Decomposers help in maintaining supply of nutrients to the growing plants in the forest। Therefore, the forest is a dynamic living entity. There is a continuous interaction between soil, water, air, plants and animals in a forest। That means, देखिए, अगर एक की कमी हो जाए तो दूसरा डिस्टर्ब हो जाएगा। That means, अगर जो हमारा प्राइमरी कंज्यूमर है वो अगर डिस्टर्ब हो जाए तो सेकेंडरी भी डिस्टर्ब होगा और ट्रेजरी भी डिस्टर्ब होगा। दैट मीन्स इसको मेंटेन करने के लिए हमें प्लांट्स की अवेलेबिलिटी को भी कंटिन्यू करना होगा, हार्बीवोर्स की भी
अवेलेबिलिटी को कंटिन्यू करना होगा और कार्निवोर्स की भी अवेलेबिलिटी को कंटिन्यू करना होगा। अगर एक की भी कमी होती है तो दूसरा इफेक्ट हो जाएगा, उसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी। अगर हार्बीवोर एनिमल्स ना हो तो हमारी पृथ्वी पेड़ पौधों से भर जाएगी, उसको खाने के लिए कोई अवेलेबल नहीं होगा। अगर हार्बीवोर्स एनिमल्स की संख्या बढ़ जाए तो सारे घास फूस खत्म हो जाएंगे, पृथ्वी से हरियाली ही खत्म हो जाएगी। तो उसके लिए कार्निवोर्स बनाए गए हैं जो हार्बीवोर्स को कंज्यूम करेंगे, और प्लांट्स को मेंटेन करने के लिए हार्बीवोर्स बनाए गए हैं जो प्लांट को कंज्यूम करेंगे। सो दिस इज द चेन विच होल्ड्स द मेंटेनेंस ऑफ द एटमॉस्फेयर, द मेंटेनेंस ऑफ द अर्थ। ये जो चेन है वो हमारे अर्थ के स्पीसीज को मेंटेन करता है, और इसमें जो कंटिन्यूअस इंट्रैक्शन है वो हमारा सोयल है जिसमें डिकम्पोजर्स मेल्ट होते हैं, हमारा वाटर है जो हमारे ट्रीज को हेल्प करता है, हमारा एयर है जो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है जीने के लिए, हमारे प्लांट्स हैं जो ऑक्सीजन का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, हमारे एनिमल्स हैं जो हमारा फूड चेन मेंटेन रखते हैं इन अ फॉरेस्ट। ये सभी चीज़ें कहाँ होती हैं? एक जंगल में होती है। आप फिगर में देख सकते हैं, दिस ऑल आर द हैबिटेशन ऑफ द फॉरेस्ट which includes all the activities. Here forests can regenerate on their own, और जो forests हैं वो खुद रीजनरेट होते हैं, उन्हें जनरेट होने के लिए किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ती। So here you can see the dead part of trees and plants, dead animals and animal waste like animal dung or dropping keep on collecting on the forest floor. Decomposers degrade then simple organic substances which are usable by the plants in the form of humus. और जैसा मैंने आपको बताया कि जो भी डिकम्पोजर्स हैं, जो भी चीज़ें हमारी पृथ्वी पे जंगल में गिरती है नीचे, उसे डिकम्पोज कर लिया जाता है और ह्यूमस में कन्वर्ट कर दिया जाता है। द ह्यूमस मेक द फॉरेस्ट सॉइल फर्टाइल बाय प्रोवाइडिंग द न्यूट्रिएंट्स, और वो ज़मीन जिस पे डेड और डिकेइंग पार्ट्स गिरते हैं वो उसको फर्टाइल कर देते हैं। द एनिमल्स बर्ड ऑफ द फॉरेस्ट wind and water disappear the seeds of trees and plants on the forest soil. These seeds obtain nutrients from the soil and germinate to form seedlings and ultimate grow from the forest vegetation. और जिसके कारण जो seeds उस मिट्टी पे गिरते हैं वो काफ़ी easily germinate हो जाते हैं due to the humus of that soil, और वो फिर जंगल का फॉर्म धारण कर लेते हैं। और जंगल में इस प्रकार पेड़ों की संख्या इंक्रीज होती रहती है। पेड़ों को कल्टीवेट करने के लिए हमारी और आपकी ज़रूरत नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिक नेचुरली ग्रो होता रहता है। कंपोनेंट्स ऑफ द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? लेट्स लुक हियर। द लिविंग ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन द फॉरेस्ट आर प्लांट्स, एनिमल्स, डिकम्पोजर्स। दैट मीन्स जो हमारा फॉरेस्ट है वो किन किन चीज़ों से मिलके बना है? इट इंक्लूड द प्लांट्स, इट इंक्लूड द एनिमल्स, द डिकम्पोजर्स एंड एस्केवेंजर्स। एस्केवेंजर्स आर द एनिमल्स दैट ईट डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स। स्टूडेंट्स, आप यहाँ देख सकते हैं जो ईगल है ये कैसे स्नेक को पकड़ रहा है, ये इसको खाने का प्रयास कर रहा है, विच शोज दैट जो हमारा एस्केवेंजर्स है वो डेड और डिकेइंग एनिमल्स को खाता है। जो एनिमल्स डेथ कर जाते हैं जंगल में, उनकी सफाई कैसे होगी? तो उसके लिए एस्केवेंजर्स बने हुए। द हाइनास आर द scavengers, the crow, the eagles, the vultures, they are the
एस्केवेंजर्स, और ये मरे हुए जानवरों को खाते हैं और जंगल की सफाई करते हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस ऑल आर द कंपोनेंट्स ऑफ द फॉरेस्ट। द नॉन लिविंग एनवायरनमेंट ऑफ द फॉरेस्ट प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। और ये जो CO2 है ये प्लांट्स के ग्रोथ के लिए हमेशा अवेलेबल होता है। प्लांट्स, स्टूडेंट्स, द वेरी इंपॉर्टेंट टर्म प्लांट के बारे में हम पढ़ेंगे। ग्रीन प्लांट्स आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स एज दे प्रोड्यूस फूड बाय फोटोसिंथेसिस by absorbing nutrients, water from soil, CO2 from air and sunlight as the energy source. They provide food to all living organisms which is live in the forest. They are called producers. और जो हमारे प्लांट हैं स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कि ये जो प्रोसेस है प्लांट का which is called photosynthesis. फोटोसिंथेसिस, ये जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का, प्रकाश संश्लेषण का, ये पौधों का सबसे इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है जिससे पौधे हमारे एटमॉस्फेयर में O2 गैस को रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, जिसके कारण हम जीवित रह पाते हैं और भी ऑर्गेनिजम्स जीवित रह पाते हैं, और ये हमारे लिए फूड प्रोवाइड करते हैं जिसे हार्बीवोर्स खाते हैं और हार्बीवोर्स को कार्निवोर्स खाते हैं। इस प्रकार पेड़ पौधे जो होते हैं वो हमारा फूड चेन भी मेंटेन रखते हैं। एनिमल्स, फॉरेस्ट्स हैव मेनी एनिमल्स, दे हैव कॉल्ड कंज्यूमर्स, और एनिमल्स जो हैं उन्हें हम कंज्यूमर्स कहते हैं। द एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स, देयर पार्ट्स आर कॉल्ड हार्बीवोर्स, जो केवल प्लांट्स खाते हैं उन्हें हार्बीवोर्स कहते हैं। जो केवल जानवरों को खाते हैं, उनका फ्लैश खाते हैं, उनको हम कार्निवोर्स कहते हैं। ऑल एनिमल्स आर कॉल्ड एट्रोट्रॉप्स बिकॉज दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर फूड। सभी जानवर अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जानवर या पेड़ पौधे पे डिपेंड हैं, जिनके कारण उन्हें हेट्रोट्रॉप्स कहते हैं। लेकिन प्लांट्स अपना भोजन खुद बनाते हैं। The presence of sunlight and chlorophyll by the process of photosynthesis. लेकिन जो एनिमल्स हैं उन्हें हम हेट्रोट्रॉप्स कहते हैं क्योंकि उनका जो भोजन है वो दूसरे प्लांट्स और एनिमल्स पे डिपेंड होता है। डिकम्पोजर्स, स्टूडेंट्स, वी हैव स्टडीड ऑलरेडी, हमने इसे पढ़ा है कि जो ऑर्गेनिजम्स डेड और डिकेइंग मैटर्स को कंज्यूम करते हैं और उन्हें मिट्टी में एग्जिस्ट कर देते हैं, उन्हें हम डिकम्पोजर्स कहते हैं। और ये जो डेड पार्ट होते हैं उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं और हमारी मिट्टी में उसे इंपोर्ट कर देते हैं, और जो डेड बॉडीज होती है एनिमल्स की उनको सिंपल सब्सटेंसेस में तोड़ देते हैं। दे प्लांट अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सस्टेनिंग द फॉरेस्ट, और मिट्टी को उर्वरक करने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका है। जैसा हमने देखा, जो हमारा वॉर्म है वो भी एक डिकम्पोजर है, जो हमारा मशरूम है वो भी एक डिकम्पोजर है, हमारे बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं जो मिट्टी को उर्वरकता उसमें मेंटेन करते हैं हमारे डिकम्पोजर्स के थ्रू। जो हमारे बैक्टीरियाज हैं वो भी मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखते हैं चीज़ों को डिकम्पोज करके। जो एस्केवेंजर्स हैं, the animals which eat dead animals are called scavengers. The vultures, crows, jackals, hyena, some insects. देखिए एक वल्चर, ये हमारा जो वल्चर है वो उड़ते हुए गया है, आपने देखा होगा। जो हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स हैं वो भी हैं, इनमें डिकम्पोजर्स में आते हैं। अर्थवॉर्म भी हमारा डिकम्पोजर्स है। स्कैवेंजर्स आर द क्लीनिंग एजेंट्स। मैंने आपको बताया कि जब भी कोई एनिमल जंगल में डेथ करता है तो उसे क्लीन करने के लिए, उसे डिकम्पोज करने के लिए स्कैवेंजर्स आते हैं।
तो हाइनाज हैं, क्रो हैं, वल्चर्स हैं. There are many scavengers. They come to the forest to finish the dead and decaying animals. But these are not decomposers, as they do not break down complex dead organisms matter into simple one. लेकिन ये इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं डिकम्पोज करते हैं. ये कुछ पार्ट खाएंगे और कुछ पार्ट वैसे ही छोड़ देंगे. सो इकोसिस्टम क्या है? It is the structural and functional coordinates units of environment which includes biotic and abiotic factors. Ecosystem जो है उसको आप ऐसे कह सकते कि ये रिलेशन बिटवीन plants and animals एक ऐसा इन्वायरमेंटल रिलेशन है प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में जिसे हम इकोसिस्टम का नाम देते हैं. और ये जो बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर है ये हमारा इकोसिस्टम फॉर्म करता है. और ये टर्म जो है इकोसिस्टम का, इसे देने वाले हमारे एजी टैंसले हैं. ये एक बहुत बड़े बायोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने एक टर्म दिया है इकोसिस्टम, जो हमारा रिलेशन बताता है हमारे प्लांट्स और एनिमल्स के बीच का. दैट इज डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. जो इकोसिस्टम है हमारा, ये ऐसा रिलेशन है जो प्लांट्स और एनिमल्स के बीच का रिलेशन है. Students, that ecosystem is very, very important for us. So let's look interdependence of plants and animals in forest. How they are interdependent? Animals obtain food from plants. जो animals हैं वो plants से food लेते हैं. Second, animals obtain oxygen from plants. हम plants से oxygen भी लेते हैं. Animals get shade and protection from sun and rain. This is the interdependence, how the all factors are dependent on each other. Fourth, plants purify air. ये हमारे air को purify करता है. Also by holding soil particles together, they decrease the dust contaminants of the air. और ये plants जो होती हैं वो air के dust contaminants को भी absorb करते हैं. These particles from substandard particles matter SPM in the atmosphere. और ये सस्पेंडेड जो पार्टिकल्स होती हैं मैटर, उसको भी एब्जॉर्ब करने का काम करती है. फिफ्थ, प्लांट्स डिपेंड ऑन एनिमल्स फॉर कार्बन डाइऑक्साइड. प्लांट्स जो हैं वो एनिमल्स पे डिपेंड है. दैट इज इंटरडिपेंडेंस. जैसा मैंने कहा कि द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर interdependent on each other for the survival. Plants depend on animals for pollination and seed dispersal. Plants का जो seed dispersal होता है वो animals के through होता है. एक बीज यहाँ से वहाँ जाता है. Animals जब उसे fruits को खाते हैं तो उसके बीज को spread करते हैं और इससे forest spread होता है. Plants obtain nutrients from dead and decaying animals. Decomposers destroy the dead bodies of the animals and convert it into the inorganic components which percolates into the soil and provides for plants. जो क्या करती है? soil को fertile करती है. This is called recycling of nutrients, जिससे soil के nutrients recycled होके फिर से soil में मिल जाती है. Destructions of forest. Destructions of forest मतलब फॉरेस्ट को हम कैसे डिस्टर्ब कर रहे हैं. हाउ वी आर डिस्टर्बिंग द फॉरेस्ट. स्टूडेंट्स, डिफॉरेस्टेशन एंड पॉल्यूशन आर टू मेजर ट्रेट्स टू द फॉरेस्ट्स. डिफॉरेस्टेशन का सबसे बड़ा कारण है पेड़ों को काटना. जब हम पेड़ों को काटते हैं तो हमारा नेचुरल बैलेंस डिस्टर्ब होता है.
the forest cover of India and even of the world's reducing at the fast pace due to humans activities. Cutting down forest for short term benefits is deforestation. पेड़ों को अपने यूज के लिए काट देना डिफॉरेस्टेशन कहलाता है. द कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, बहुत सारे कॉजेज हैं उसके. इंक्रीज्ड डिमांड ऑफ द फ्यूल वुड, पेपर एंड टिम्बर. और जब हम पेड़ों को काटते हैं तो क्या होती है, फ्यूल की डिमांड बढ़ जाती है, पेपर की डिमांड बढ़ जाती है. इंक्रीज डिमांड्स ऑफ लैंड फॉर इंडस्ट्रीज, पेड़ों को काट के हम इंडस्ट्रीज प्लांट करते हैं, हाउसेस प्लांट करते हैं, रोड्स बनाते हैं, एग्रीकल्चर एंड रेलवे ट्रैक्स बनाते हैं. इंक्रीज्ड माइनिंग एक्टिविटीज़, और माइनिंग एक्टिविटीज़ भी बढ़ जाती है. जब पेड़ों को आप काटोगे तो उसमें माइनिंग करेंगे और माइनिंग एक्टिविटीज़ क्या होगी, बढ़ जाएगी. लोअरिंग ऑफ वाटर टेबल कॉजेज प्लांट्स एंड ट्रीज टू विल्ट एंड डाई. लोअरिंग ऑफ वाटर टेबल, जब पानी की मात्रा जमीन के अंदर कम हो जाती है तो उसके अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो डेथ कर जाते हैं. सो देयर आर मेनी इफेक्ट्स. कंसिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, उसके कौन कौन से दुष्प्रभाव हो सकते हैं. इंक्रीज इन द ओवरऑल टेम्परेचर ऑफ द अर्थ और ग्लोबल वार्मिंग, लेसर रेन कॉजिंग डिसर्टिफिकेशन, इंक्रीज सॉइल इरोशन, इनबैलेंस्ड इकोसिस्टम, डेंजरस टू वाइल्ड लाइफ, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. स्टूडेंट्स, इस फिगर में आप देख सकते हैं, इफ वी विल कट द ट्रीज आवर अर्थ विल बी in danger, and that figure is showing the global warming. Global warming means जब ग्रीन हाउस गैसेस की अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी तो हमारी अर्थ तपने लगेगी, और जब ज़्यादा हीट होगी तो अर्थ के सारे ग्लेशियर्स मेल्ट हो जाएंगी और अर्थ हमारी फ्लडेड हो जाएगी. आप देख सकते हैं जब आप जंगल काटते हैं तो उसके अंदर जो हमारे एनिमल्स रहते हैं वो उनका काफ़ी लॉस होता है, उनका हैबिटेट डिस्ट्रॉय होता है, उनकी जनरेशंस खत्म हो जाती है. सो दीज आर दी consequences ऑफ डिफॉरेस्टेशन. स्टूडेंट्स, पॉल्यूशंस के बारे में हम पढ़ेंगे. पॉल्यूशंस ऑफ वाटर चेंजेस द क्वालिटी ऑफ वाटर विच डैमेज द रूट्स ऑफ ट्रीज. अगर हम पानी को पॉल्यूट करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे पेड़ इससे अफेक्टेड होंगे, क्योंकि पेड़ों का जो कल्टीवेशन है वो टोटली हमारे वाटर पे डिपेंड करता है, जो क्या होना चाहिए, प्योर होना चाहिए. हायर लेवल ऑफ सस्पेंडेड मैटर्स अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ लीव्स बाय क्लोजिंग देयर स्टोमाटस. और पेड़ों के स्टोमाटस क्या होती हैं, ब्लॉक हो जाती हैं, जिनसे उनका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा और ऑक्सीजन की मात्रा अवेलेबल नहीं होगी. फायर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रक्शंस ऑफ फॉरेस्ट्स ऑन द लार्ज स्केल. और जंगलों में जो आग लगती है उससे भी हमारे जंगल काफ़ी इफेक्ट्स होती हैं. फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट. लार्ज स्केल फैलिंग से कटिंग ऑफ द फॉरेस्ट ट्रीज मस्ट बी स्टॉप्ड. पेड़ों को जो हम बहुत अधिक संख्या में काट रहे हैं इसे हमें बंद करना होगा. जब पेड़ नहीं रहेंगे तो हमारा लाइफ भी नहीं रहेगा. ओवरग्रेजिंग बाय कैटल्स एंड अदर एनिमल्स शुड बी स्टॉप्ड. ओवरग्रेजिंग मतलब कैटल्स को ज़्यादा से ज़्यादा घास चराना, पेड़ पौधे खिलाना, इट्स कॉल्ड ओवरग्रेजिंग. जिससे क्या होगी, पेड़ पौधों की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी. फॉरेस्ट मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम insects, pests and infections by treating them with the insecticides and pesticides. जो कीटनाशक दवाएं हम छिड़कते हैं उनसे हमें जंगलों को क्या करना होगा, बचाना होगा. फॉरेस्ट फायर्स मस्ट बी चेक्ड. जंगलों में जो आग लगती है उसे रेगुलरली चेक करना होगा. पीपल शुड अवॉइड स्मोकिंग और कुकिंग इन द फॉरेस्ट एरियाज. लोगों को जंगल के एरिया में स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, कुकिंग नहीं करना चाहिए, जिससे क्या हो सकती है, फायर लग सकती है, आग लग सकती है. वेरियस एक्टिविटीज लीडिंग टू सॉइल इरोशंस मस्ट बी अवॉइडेड. और मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज जो हम करते हैं उन्हें हम मेंटेन करेंगे. ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे ताकि मिट्टी का
जो कटाव है वो रुक सके। स्टूडेंट्स, Indian government introduced social forestry in 1970 in which the wasteland are used to grow trees, जिसमें इंडियन गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव था जो 1970 में स्टार्ट हुआ, और जो भी खाली पार्ट ऑफ लैंड था, जो एम्प्टी पार्ट था, उसमें गवर्नमेंट ने अधिक से अधिक पेड़ लगाया। आपको याद होगा चिपको मूवमेंट, चिपको आंदोलन was started in 1974 by सुंदरलाल बहुगुणा to reduce the free fellings, that is called, पेड़ों को काटने से रोकने के लिए सुंदरलाल बहुगुणा ने 1974 में चिपको मूवमेंट शुरू किया था, जिसमें जब लोग पेड़ों को काटने जाते थे तो लोग उस पे क्या होते थे, उसे पकड़ लेते थे और उसे काटने नहीं देते थे। दैट वाज वेरी इन्फ्लुएंस्ड, जिसका काफ़ी प्रभाव पड़ा। स्टूडेंट्स, एफॉरेस्टेशन मीन्स प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना एफॉरेस्टेशन कहलाता है। सो लेट्स लुक हियर। टॉप प्रायोरिटी इज टू बी गिवन टू फॉरेस्ट्री, सबसे अधिक प्रायोरिटी हमें फॉरेस्ट्री को देना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना चाहिए। फॉरेस्ट्री ऑक्युपाइज सेंट्रल पोजीशन इन नेचर, और ये हमारे प्रकृति में बहुत ही रेयर केस में होता है, जो कि अधिक मात्रा में होनी चाहिए। दे रिस्टोर इकोलॉजिकल बैलेंस, दैट इज व्हाट, जो हमारा लिविंग ऑर्गेनिजम्स का और पेड़ पौधे का जो रिलेशन है उसको ये बैलेंस्ड करता है। एफॉरेस्टेशन ऑफ ऑल इकोसिस्टम्स, मेंटेन बायोडाइवर्सिटी, एक्सेसन Catchments of the soil and water conservations, preventing floods, etc. एफॉरेस्टेशन से हम बहुत सारे इफेक्ट्स को रोक सकते हैं। हम फ्लड को रोक सकते हैं। जब मिट्टी की पकड़ ज़्यादा अच्छी होगी तो फ्लड नहीं आएगा और वो मिट्टी की कटाव नहीं होगी, जिससे हम नुकसान से बच सकते हैं। In order to meet such needs, we need to develop massive afforestation programs of endangered and exotic fast-growing species for productions and protections forestry on sustainable land, including wasteland. In crux, we can say that the practices of planting trees to save environment from the bad effects of deforestation, cutting off trees. Eventually हम ये कह सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा के हम अपने आप को, हमारे आसपास के लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, हमारे जंगल की जो स्पीसीज हैं उनको हम एक बहुत बड़े डेंजर से बचा सकते हैं। इफ़ वी प्लांट मोर ट्रीज, इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर द एटमॉस्फेयर। हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कंटिन्यू रहेगी, जिससे हमारा अर्थ ग्लोबल वार्मिंग से बचेगा। सो स्टूडेंट्स, afforestation is a very nice system of planting trees. So students, I would like to request you to please plant a tree on the occasion of your birthday. जब आप अपना बर्थडे मनाते हैं तो मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट होगा कि आप कम से कम एक प्लांट जरूर प्लांट करें, उसकी आप सिंचाई करें और उसको आप तब तक वॉच करें जब तक कि वो एक बड़ा सा पेड़ नहीं बन जाता। So students, in this chapter we have studied more about the forests, more about the uses of the forests, what are the type of trees inside the forest. So I hope you all have enjoyed it. Okay students, thank you so much.